Hello guys, welcome to the channel H2O the A to Z of chemistry। आज हम शुरू करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 7 बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हों। अभी तक इस कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट इज द अल्कली मेटल्स और अल्कली मेटल्स में जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो है अल्कली मेटल्स के एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए हमने साइमल्टेनियसली उन केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कली मेटल्स में जो सॉल्ट्स फॉर्म हुए उनको साथ में ही डिस्कस किया, जैसे कि अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स है, अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, अल्कली मेटल के हैलाइड्स। हम इन सब चीजों को डिस्कस करते आए हैं साइमल्टेनियसली सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। और अब केमिकल प्रॉपर्टीज या सॉल्ट्स जो कि अल्कली मेटल्स के बनते हैं उन रिएक्शंस के में, उनको हम आज कंक्लूडिंग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा अल्कली मेटल सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं हम सबसे पहले आज के लेक्चर में ये अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उन ऑक्सो एसिड से अल्कली मेटल के सॉल्ट्स बनते हैं और फिर उन अल्कली मेटल के सॉल्ट्स के क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम वो सब कुछ कवर करेंगे। हम और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि नीट और जेई मेंस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही में जो जेई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो भी हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट भी है किसका, बेकिंग पाउडर का। तो जिन लोगों ने कभी बेकिंग सोडा नहीं देखा है या बेकिंग पाउडर कभी नहीं देखा है, आप अपनी पेरेंट्स से, अपनी मदर से स्पेशली किचन में जाके जरूर पूछेगा कि आप हमें ये दिखाइए, ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं और आगे अपकमिंग लेक्चर्स में हम इन सॉल्ट्स को इंडिविजुअली भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो सॉल्ट्स हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है अल्कली मेटल सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आज का लेक्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर वी बिगिन, एट द एंड आपके लिए एक टेस्ट होने वाला है, हमारे लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हैं वो ये जानते हैं, मगर जिन्होंने नहीं देखे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट में हम कुछ आपसे आज की लर्निंग के बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। और जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के या प्रीवियस ईयर जेई के और मेंस, जेई और नीट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होते हैं, या और वेरियस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि केरला पीएमटी है, वेस्ट बंगाल जेई है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो आपको उससे ये भी मालूम लगता है कि आपने इस लेक्चर में क्या समझा और एग्जामिनेशन में क्या कुछ पूछा जाता है। और उनके आंसर्स मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करना होगा। अगर आप अपने आंसर्स पोस्ट करेंगे तो हम आपको करेक्ट आंसर्स जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। तो ऑक्सो एसिड्स अगर हम सिर्फ नाम से ही देखें तो ऑक्सो वर्ड या तो ऑक्सीजन से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो एसिड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, या ऑक्सो वर्ड्स अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी किया है तो वहां पे जब आपने कार्बोनिल ग्रुप्स को पढ़ा जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, राइट।
तो ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं। तो जिन एसिड्स में ये ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, वेल हम उनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। इनको हम कॉमनली ऑक्सी एसिड्स भी बोलते हैं, टू बी अंडरस्टैंडिंग इट सिंपली कि ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स। तो हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। So acids having a acidic portion on the hydroxyl group with the oxo group on the same atom, these are called as oxo acids. For example, we have H2CO3 carbonic acid, sulfuric acid, H2SO4. अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें तब आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे कि हमारे पास एक एटम है कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के एटम के ऊपर लगा हुआ है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसी कार्बन के एटम पे साथ ही में लगा हुआ है एक ऑक्सो ग्रुप, ठीक है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, एक ऑक्सो एसिड बोलते हैं। अब H2CO3 कार्बोनिक एसिड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर अब ये 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, वो भी आपको भी बताती हूँ, मगर हम पहले और एग्जांपल देखते हैं। H2SO4, तो H2SO4 में सल्फर पे लगा है ऑक्सो ग्रुप और साथ में लगा है OH ग्रुप, तो ये बन गया एक ऑक्सो एसिड। सिमिलरली H3PO4, इसमें फॉस्फोरस एटम पे एक ऑक्सो ग्रुप और साथ में एक OH ग्रुप। ये एसेंशियल कंडीशन है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं मगर ये मिनिमम कंडीशन है कि ये होने चाहिए, तब हम उनको बोलते हैं एक ऑक्सो एसिड। अब ये OH ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वेल क्योंकि ये जो OH ग्रुप है उसका ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस। तो ये H पॉजिटिव आयंस देंगे और आप जानते हो कि जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन दे सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक एसिड बोलते हैं। सो दीज डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन ऑफ द एसिड। अगर हम सिंपल वे में अब इसको रिप्रेजेंट करें एज ZOH, ठीक है, तो यहाँ पे ZOH से मिलेगा ZO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। H पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल है इन कंपाउंड्स के एसिडिक कैरेक्टर के लिए। मगर प्लीज डू रिमेंबर कि NaOH क्या है, एक ऑक्सो एसिड नहीं है। इसको भी आप इसी फॉर्मूले के जैसे लिख सकते हैं मगर वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसोसिएशन होगी वो कैसे होगी, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, ये O और H नहीं ब्रेक करेगा टू रिलीज H पॉजिटिव। तो NaOH क्या है, एक बेस है, जबकि हमें क्या चाहिए है, एक एसिड चाहिए है। वो एसिड होगा जहां पे OH ग्रुप ब्रेक कर सकता है टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस। They react with the alkali metals to produce the salts. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कार्बोनिक एसिड है तो कार्बोनिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा Na2CO3 और साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। तो ये Na2CO3 अब क्या बन गया, ये बन गया द सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड एक ऑक्सो एसिड था, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सोडियम ने, तो ये बन गया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल सॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, हमारे पास H2SO4 और NaOH की अगर रिएक्शन हो तो यहाँ पे भी जो H आयंस हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं Na आयन से और हमारे पास क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है एक एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एसिड और बेस रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड का सॉल्ट फॉर्म करेंगे और साथ में हाइड्रोजन बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल आज का टॉपिक, वो क्या है, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। वन मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप इन ऑक्सो एसिड्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे आप क्लास 12 के बी ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर्स में या हमारे लेक्चर्स हैं जिसमें सेम प्लेलिस्ट हमने एक और क्रिएट की हुई है, इनऑर्गेनिक मेड इजी, तो उसमें हमारे कुछ लेक्चर्स हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो वहां पे पहले 5-10 मिनट का जो लेक्चर है वो एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें बनाते हैं,
तो उनको आप वहां पे भी थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज द सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो अब आप जानते हो कि जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं दे कैन फॉर्म द सॉल्ट्स विद द अल्कली मेटल्स, लाइक वी विल बी हैविंग अल्कली मेटल कार्बोनेट्स, we can have alkali metal bicarbonates, alkali metal sulfates, nitrates etc. क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं इन द ऑक्सो एसिड्स। और वो क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो अगेन दोबारा से वो रिएक्शंस की कार्बोनिक एसिड है उसके साथ सोडियम ने रिएक्ट करके फॉर्म किया सोडियम कार्बोनेट जो कि बन गया ऑक्सो एसिड का अल्कली मेटल सॉल्ट। तो प्लीज डू रिमेंबर नाउ कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स के साथ सॉल्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी ऑक्सो एसिड हो उसके साथ रिएक्ट करके अल्कली मेटल्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट्स बनेंगे वो जनरली सॉल्युबल इन वाटर होंगे। एक आधी एक्सेप्शन है जो कि हम आपको अभी बता देंगे। और जनरली दे आर थर्मली स्टेबल। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या है कि हम ये जो सॉल्ट्स हैं उनको जब एक बंसन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज नहीं होते। ठीक है, अगर ऑब्वियसली बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो ये डीकम्पोज जरूर होंगे, मगर जनरली जो नॉर्मल टेम्परेचर बंसन फ्लेम का होता है जिसपे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में, उसमें ये डीकम्पोज नहीं होंगे। तो देयरफॉर दे आर थर्मली स्टेबल। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इन सॉल्ट्स को वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कली मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। तो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स का जनरल फॉर्मूला हो गया M2CO3 और बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला हो गया MHCO3। तो प्लीज डू रिमेंबर अब यहाँ पे हम जो चीजें बात कर रहे हैं सिर्फ वो बात करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम पूरा का पूरा एक लेक्चर अल्कली मेटल कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स पे लगा सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जितना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो सब चीजें हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी है वो है कि मैंने आपको ये बताया कि अल्कली मेटल के जो सॉल्ट्स हैं ऑफ द ऑक्सो एसिड्स वो सब क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल होते हैं। तो इवन जो अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स हैं वो भी स्टेबल टूवर्ड्स हीट है विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम कार्बोनेट। बाकी सब स्टेबल होंगे टूवर्ड्स द बंसन टेम्परेचर, बंसन फ्लेम टेम्परेचर, मगर लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाता है ऑन हीटिंग टू लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। So बाकी के जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू डिकम्पोज एट द बर्नर टेम्परेचर। और ये हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हुए इस तरीके से अल्कली मेटल्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लिथियम कार्बोनेट है जो कि डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा, जबकि बाकी सारे नहीं करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर आपको याद रखना है। तो थर्मल स्टेबिलिटी दिस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? वेल ऑर्डर होगा लिथियम कार्बोनेट ली स्टेबल, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि डिकम्पोज कर जाता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे सीजियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल है। वेल अब बहुत सारे स्टेबिलिटी ऑर्डर्स को हम डिस्कस करते आए हैं इन अल्कली मेटल्स के लेक्चर्स में, और पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि थर्मल स्टेबिलिटी को आप कैसे याद रख सकते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि फ्रेंडशिप इज बिटवीन इक्वल्स, दोस्ती बराबर के लोगों में होती है। अगर आपका एनायन बड़ा है तो कैटायन भी बड़ा हो तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे, और अगर आपका एनायन छोटा है और कैटायन भी छोटा है तो भी वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। अगर उनके बीच में साइजेस का डिफरेंस होगा तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे कार्बोनेट आयन एक बड़ा एनायन और साथ ही में सीजियम का आयन एक बड़ा कैटायन, तो दोनों सेम सेम साइजेस साथ में आए और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर गई, राइट? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर दिस इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सो नेक्स्ट बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि जब अल्कली मेटल के बाकी सारे कार्बोनेट्स इतने स्टेबल हैं तो लिथियम कार्बोनेट एक ऐसा कार्बोनेट क्यों है दैट इज लेस स्टेबल टू हीट?
तो उसकी एक आपको अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको एग्जामिनेशन में अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो वेल आपको कोई भी रोक नहीं सकता अपने एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने से। तो वेल इसका आंसर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फजान्स रूल क्या है। तो फजान्स रूल को हमने बहुत बारी इन अल्कली मेटल्स के लेक्चर्स में बार बार डिस्कस किया है, और अगर आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो कि अगर आपको नहीं है वो होनी जरूरी है, तो आप हमारे केमिकल बॉन्डिंग के फजान्स रूल लेक्चर को देख सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग वाला प्लेलिस्ट देखो, उसमें आपको फजान्स रूल वाला लेक्चर मिलेगा, उसको अच्छे से स्टडी करो। तो वेल अब सबसे पहले ये फजान्स रूल से क्यों रिलेटेड है अब हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट में लिथियम का केटायन है जो कि एक बहुत छोटा केटायन है, और कार्बोनेट आयन एक बड़ा एनायन है। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास केटायन का साइज छोटा हो तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, और अगर एनायन का साइज बड़ा हो तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक छोटा साइज लिथियम आयन है, वो डिस्टॉर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनेट आयन। तो लिथियम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे एरिया पे स्प्रेड है, इसलिए वो और भी बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। किसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? पहले इस ऑक्सीजन के, क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी, और होगा क्या कि इसकी वजह से ये ऑक्सीजन एटम पे जो चार्ज है उसको अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करेगा। लिथियम ऑक्साइड का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो होगा क्या, ये ब्रेक हो जाएगा, ऑक्साइड आयन अलग और बाकी का रह जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बोनेट आयन विल बी ब्रेकिंग ऑन हीटिंग टू द ऑक्साइड आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और एज अ रिजल्ट हमारे पास बनेगा लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो लिथियम ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन जो एटम है वो छोटा साइज है, और लिथियम का भी छोटा साइज है, राइट। तो इसलिए ये आपस में, अभी मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी में क्या होता है कि अगर केटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल है तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो लिथियम कार्बोनेट के कंपैरिजन में लिथियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए लिथियम कार्बोनेट इसमें डिकम्पोज कर गया। ठीक है, मोर इज गोइंग टू बी द स्टेबिलिटी, बेटर इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, सो आई होप अब आप लोगों को ये हमेशा याद रहेगा कि लिथियम कार्बोनेट ब्रेक किस में करेगा, लिथियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो क्यों ब्रेक किया अब हम ये भी जानते हैं। नेक्स्ट कम अप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम बाइकार्बोनेट। तो लिथियम बाइकार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन में मिलता है मगर वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, मगर बाकी के जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड सो ऑन, वो सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि आप अपनी मदर से जाके अगर सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर मांगोगे तो वो आपको एक वाइट कलर का पाउडर दिखाएंगे। ठीक है, तो वो सब अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट सॉलिड्स है एक्सेप्ट लिथियम बाइकार्बोनेट। तो अब जो अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट्स हैं दे आर स्टेबल इनफ टू एग्जिस्ट एज सॉलिड बट दे डीकम्पोज इजीली ऑन हीटिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, इसको हीट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बन जाएगा ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स में। कार्बोनेट्स को हीट करोगे तो कुछ नहीं होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मगर अगर आप बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनेट फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगी जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर को वो मिल्की कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन टेस्ट भी हो जाएगा ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स का। तो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कोई भी और ऐसा मेटल नहीं होता जो कि सॉलिड बाइकार्बोनेट्स को फॉर्म करेगा। वो एक्वस सॉल्यूशंस में बनेंगे मगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही और ऐसा बाइकार्बोनेट है जो कि सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज अमोनियम बाइकार्बोनेट।
मगर एज फार एज मेटल्स दे आर कंसर्न, सिर्फ अल्कली मेटल्स फ्रॉम सोडियम टू सीजियम उनके बाइकार्बोनेट सॉलिड होंगे, बाकी के नहीं होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो है इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स के बारे में। तो स्टेबिलिटी के लिए बाइकार्बोनेट आयन कैसा है, एक बड़ा साइज का एनायन है। तो बड़े साइज के एनायन के साथ कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, बड़े साइज का केटायन। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट अब हमारे पास और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको याद रखती हैं वो ये है कि अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड लिथियम कार्बोनेट। तो लिथियम कार्बोनेट को हमने पहले बताया था आपको कि सॉल्युबल नहीं है। अब एक और ऐड करना है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है और इसको हम यूज करते हैं इन द preparation of washing soda, that is sodium carbonate, by the Solvay's process। जब हम उस प्रोसेस को स्टडी करेंगे तब हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज को हम उसमें यूज करने वाले हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ऑलराइट। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द बाइकार्बोनेट्स आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब मैं आपको पीछे ट्रेंड सिखा रही थी सॉल्युबिलिटी के पिछले लेक्चर्स में, तब वहां पे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर केटायन और एनायन का साइज का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। उस ट्रिक की ये एक्सेप्शंस हैं। अगर आप एक्सेप्शंस को याद रखोगे तो बाकी से सब आप चीजें अच्छे से याद रख सकते हो। और बेटर आपके लिए ये होगा कि हमने एक और लेक्चर दिया है, दैट इज ऑल द ट्रेंड्स फॉर द अल्कली मेटल्स। वहां पे 50 से ज्यादा ट्रेंड्स जो कि हमने सारे इन प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, जाइयो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, उन सब ट्रेंड्स को हमने इकट्ठा एक जगह पे डाला है सो दैट कि आपकी वो एक क्विक रिविजन हो सके। ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट है और आपको वहां पे बहुत हेल्प करेंगे। मगर आप ये याद रख सकते हो कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और आगे अभी इस लेक्चर में हम सल्फेट्स को स्टडी करेंगे, तो ये तीनों ही जो एनायन है वो बड़े हैं और वो बड़े ही केटायन के साथ ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, तो जब वो एक बड़ा केटायन और बड़ा एनायन होगा तभी सॉल्युबल होंगे। जनरल ट्रेंड क्या होता है कि अगर केटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स को, दैट इज MnO3। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड क्या होगा, वेल कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड होगा HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल HNO3 को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaNO3 और वाटर बनेगा। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, बनेगा सॉल्ट और वाटर, जिसको आप जूनियर क्लासेस से स्टडी करते आए हो, एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली HNO3 को अगर K2CO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो आसान रिएक्शन है। अब ये जो ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स होते हैं ये लो मेल्टिंग सॉइल्स होते हैं एंड अमंग द मोस्ट स्टेबल नाइट्रेट्स। और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होगा, वेल डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। कैसे याद रखोगे, अगेन नाइट्रेट आयन एक बड़ा साइज का एनायन, तो साथ में स्टेबल कौन होगा, एक बड़े साइज का केटायन। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। मैं सिर्फ आपको बार बार ये ट्रिक ही बताती हूँ सो दैट कि आप इन स्टेबिलिटी ऑर्डर्स को आसानी से याद रख सको। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि अब जब हम इनको स्ट्रांगली हीट करेंगे, जनरली स्टेबल हैं मगर ज्यादा हीट करने पे ये डिकम्पोज करते हैं। और अगेन इनकी ये जो डिकम्पोजिशन है नाइट्रेट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चन आता है। क्यों क्वेश्चन आता है, क्योंकि लिथियम जब डिकम्पोज करता है तो अलग प्रोडक्ट बनता है और बाकी के अल्कली मेटल्स जब डिकम्पोज करते हैं तो अलग प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो लिथियम जब डिकम्पोज करेगा तो वो बनाएगा लिथियम ऑक्साइड और NO2 गैस। ओके, तो लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग विल बी फॉर्मिंग Li2O लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। असेंशियल वही बात है कि ये क्यों ऐसे डिकम्पोज करेगा, क्योंकि ये बड़ा एनायन था, ये छोटा केटायन था। फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली पोलराइजेशन होगी, राइट। और ये जो
इजीली ब्रेक करेगा, डिकम्पोज करेगा इनटू लिथियम ऑक्साइड, जैसे कि हमने कार्बोनेट के केस में स्टडी किया, और उसके साथ बनेगा NO2 और O2। अब ये NO2 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस आपको इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट बन जाएगा। और अगर हम बाकी के नाइट्रेट्स को देखेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, नाइट्राइट और ऑक्सीजन। MnO3 जो कि सोडियम से लेके सीजियम तक सब है, उसके बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल नाइट्राइट, और साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, तो इस केस में रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो लिथियम नाइट्रेट के केस में होगी, बाकी के केस में नहीं होगी। तो ये मैं आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी साथ साथ में बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट। सो अल्कली मेटल के जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबिलिटी कैसे क्या करेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ट्रिक बताई थी सॉल्युबिलिटी के लिए, कि जितना केटायन और एनायन का साइज का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो नाइट्रेट आयन एक बड़ा और लिथियम आयन एक छोटा, तो दोनों से बनने वाला कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। एक्सेप्शंस आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, और नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सल्फेट्स। उन तीनों के केस में ये एक्सेप्शन है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सल्फेट्स। एक चीज तो पहले ही सिखा दी, तो सल्फेट्स क्या होंगे, M2SO4, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड कौन सा होगा, वेल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगी क्योंकि अल्कली मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर रहेगा। लिथियम सल्फेट दिस विल बी लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, आपको अभी बताया कि ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, कि जहां पे बड़ा एनायन है और बड़ा ही कैटायन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। लिथियम सल्फेट दिस विल बी लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। On burning with carbon, they form sulfides. For example, let us write down the reaction, M2SO4 plus carbon will be forming M2S metal sulfide, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स में सारे जो सल्फेट्स होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, दे कैन फॉर्म डबल सॉल्ट्स व्हेन दे रिएक्ट विद सल्फेट्स ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल्स लाइक Fe+3 आयन, Chromium+3 आयन, Aluminium+3 आयन, और इनको जो डबल सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलम, M2SO4, M2SO4 3। तो ये हो गया अल्कली मेटल का सल्फेट, और ये हो गया ट्राइवेलेंट मेटल का सल्फेट, जिनके अंदर जो केटायन है उसकी +3 वैलेंसी है, ठीक है। तो M2SO4 थ्राइस 24H2O। सो अब इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश होता है। तो आपका काम शुरू होता है, अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग लिथियम नाइट्रेट विल गिव LiNO2 plus O2, Li2O plus NO2 plus O2, Li3N plus O2, Li2O plus NO plus O2। तो ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने को कहा है कि लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनेगा और बाकी सबके अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स को हीट करने पे क्या कंपाउंड फॉर्म होगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था AIEEE 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला PMT 2013 का, द लीस्ट स्टेबल कार्बोनेट ऑफ द अल्कली मेटल, और सीजियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम, रुबीडियम, लिथियम कार्बोनेट। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको सिखा दिया, आपको करेक्ट आंसर अब बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम नाइट्राइड प्लस वाटर विल बी फॉर्मिंग अ गैस A, और लिथियम कार्बोनेट on decomposition will be forming a gas B, और ये A और B गैस में जो सेंट्रल एटम है उसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो लिथियम कार्बोनेट को हीट करने पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी हमने आज सीखा है। लिथियम नाइट्राइड और वाटर के रिएक्शन पे क्या बनता है इसे हमने स्टडी किया था केमिकल प्रॉपर्टीज के सबसे पहले लेक्चर में, शायद लेक्चर नंबर 4 था, जहां पे हमने एयर के साथ रिएक्शन सीखी थी,
ठीक है। तो वहां पे हमने इसको डिस्कस किया था कि लिथियम जो है वो नाइट्रोजन ऑफ द एयर के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करेगा, और लिथियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगी ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज लिथियम नाइट्रेट decomposes on heating to give LiNO2 plus O2। अगेन वही वाला क्वेश्चन आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रेट्स। फिर लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर अमंग द अल्कली मेटल्स। लिथियम क्लोराइड crystallizes from aqueous solutions as LiCl2H2O। lithium is the strongest reducing agent among the alkali metals। ये जेई मेंस अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। तो नाइट्रेट्स को हमने आज स्टडी किया। लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन में क्या ऑर्डर होगा ये हमने स्टडी किया था केमिकल रिएक्शंस लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। और लिथियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज करेगा फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस, ये करेगा या नहीं करेगा ये इसकी हाइड्रेशन पे डिपेंड करेगा। हाइड्रेशन एनर्जी को हमने स्टडी किया था एटॉमिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। और लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स, इसे हमें स्टडी किया था लेक्चर नंबर 5 में, जहां पे हमने अल्कली मेटल्स के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। तो ये क्या हो गया, अभी तक की सारी रिएक्शंस का कंपाइलेशन, जेई मेंस अप्रैल 2019 का क्वेश्चन। और आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करने हैं, तभी आपको इनके करेक्ट आंसर्स मैं बताऊंगी। अब बिफोर हम इस लेक्चर को फिनिश करें, एक हैव एन एज सेक्शन है आपके लिए। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जेई एडवांस के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं इस लेक्चर में से चाहती थी कि आप हमेशा याद रखें, राइट। तो बीइंग हाईली बेसिक अल्कली मेटल्स दे फॉर्म बाइकार्बोनेट्स। नो अदर मेटल्स फॉर्म बाइकार्बोनेट्स इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट अमोनियम बाइकार्बोनेट, जो कि मैंने आपको बताया। These metal bicarbonates evolve carbon dioxide and form carbonates on gentle warming, और इसको हम यूज करते हैं qualitative analysis of the bicarbonates में। The crystal structure, ये जे एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, दोनों ही अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट्स हैं, मगर उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। और वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को देखेंगे तो उसमें जो बाइकार्बोनेट आयन है, दैट आर द बाइकार्बोनेट आयंस, दे आर लिंक्ड इनटू एन इनफाइनाइट चेन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये बाइकार्बोनेट आयंस एक इनफाइनाइट लंबी चेन फॉर्म कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की केस में, जबकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट की केस में ये एक डाइमर फॉर्म करते हैं, एक डाइमर फॉर्म करेंगे। सिर्फ दो बाइकार्बोनेट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, और ये स्ट्रक्चर किसका होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया, बहुत सारी चीजें आपने इस लेक्चर में सीखी, और आपके आंसर्स तो मैं ऑब्वियसली वेट करूंगी ही कि आप अपने आंसर्स को कब कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करेंगे, तभी मुझे मालूम लगेगा कि आपने इस लेक्चर में से क्या गेन किया। नेक्स्ट लेक्चर अगेन एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जहां पे हम लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर डिस्कस करेंगे, कैसे लिथियम बाकी के अल्कली मेटल्स से डिफरेंशिएट है। जो कुछ भी हमने इन लेक्चर्स में स्टडी किया था उस सारे की कंपाइलेशन हो जाएगी, और साथ ही में हम डिस्कस करने वाले हैं लिथियम का नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट दैट इज मैग्नीशियम के साथ एक डायगोनल रिलेशनशिप। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डू नॉट मिस इट। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हैं तो प्लीज साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, आपको तभी के तभी मालूम लग जाएगा जब हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे। एंड प्लीज डू लाइक इट अगर आपको अच्छा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट कि और भी बच्चे इससे गेन कर सके। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।